अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, आज हम एक सियासी गुफ्तगू की बजाय एक ऐसे क्राइसिस की करेंगे जो है तो आलमी नौइयत का, मगर पाकिस्तान इससे इस वक्त शदीद मुतासर हो रहा है। इस वक्त मुल्क के शुमाल मगरबी इलाके शदीद किस्म की बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग का सामना कर रहे हैं। बोनेर, बाजोड़, स्वात, शांगला, दीर और मानसेरा वो इलाके हैं जो इस सूरत हाल से शदीद मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक इस तबाही से अब तक हलाकतों की तादाद 650 से ज़ायद हो चुकी है। मुतादिद अफराद लापता हो गए हैं, जबकि घरों में, इमारतों में और सरकारी अमलाक को जो नुकसान पहुँचा है इसकी एस्टिमेशन तो पानी के उतरने के बाद ही लगाई जा सकेगी। लेकिन अब अगर हम इन तबाहकारियों के मनाजिर से अंदाज़ा लगाना चाहें तो हम सब जानते हैं कि इस नुकसान का अजाला करना पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी हालत में हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होगा। अब इस वक्त इस डिबेट की बजाय कि इस क्राइसिस में वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतों की बुरी गवर्नेंस का कितना किरदार रहा है, NDMA को कितना मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, हम यहाँ पर ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के मौजू पर बात करेंगे। ये मौसमियाती तब्दीली जो हर साल गुज़श्ता साल से ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, हम क्यों इस अलार्मिंग सिचुएशन के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं पा रहे, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों माहिरीन माहौलियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हसन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो जो एनवायरनमेंट का थ्रेट जो पाकिस्तान इस वक्त महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज़ का नंबर भी स्टैगरिंग है। अगर इस साल के फिगर्स हम निकाल लें जिसमें अभी 4 माह बाकी हैं तो 1000 से ऊपर कैजुअल्टीज़ बनती हैं। अगर हम हीट वेव का जो नंबर है उसको मिला लें, प्री मानसून को मिला लें और जो करंट अगस्त के अंदर जो हलाकतें हुई हैं फ्लडिंग की वजह से, मेरा ख्याल है इतना बड़ा नंबर किसी दहशतगर्दी या किसी और रीज़न से पाकिस्तान में कैजुअल्टीज़ का, डेथ्स का नहीं होता जितना एनवायरमेंटल चेंजेस से होता है। क्या लगता है आपको कि ये इतनी इंटेंसिफाई सिचुएशन हो कैसे गई? क्या हम प्रिपेयर्ड नहीं थे? क्या ये ह्यूमन इंटरवेंशन से कम हो सकता है डेथ टॉल, या फिर आपको लगता है कि ये इनेविटेबल है, इस खित्ते के अंदर माहौलियाती तब्दीली जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जाएगी, आगे भी इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा? जी मुजम्मिल, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे इंतहाई दुख का इजहार करूँगा कि ये जो डेथ टॉल हुआ है, जिन फैमिलीज़ के लव्ड वंस जो हैं, अजीज़ व क़ारिब जो कि इससे मुतासिर हुए हैं, जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, हम उन सब के साथ हमदर्दी और हम उन सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके क्लाइमेट चेंज वाले क्वेश्चन के ऊपर कि यस, ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स भी हैं और नहीं भी हैं। अगर हम हर चीज़ को क्लाइमेट चेंज के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दें कि ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, तो वो दुरुस्त नहीं है। क्लाइमेट चेंज अपनी जगह पे दुरुस्त है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पे बड़े हरिकेन्स आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और लेकिन जो हम एक मजलूमियत का कार्ड फ़ौरन प्ले करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम मर गए, लुट गए, हमारे ऊपर अजाब आ गया, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो बिब्लिकल प्रोपोर्शंस की नहीं हुई, इसके बावजूद जो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो मेरे ख्याल में 90% तो हमारी मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। अच्छा। और बाकी जो 10% रह जाता है उसमें हमारी इग्नोरेंस भी है और उसमें हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और हमारे बैड डेवलपमेंट मॉडल्स हैं जो अभी तक भी हम जिन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे मॉडल जो कि क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं है। तो ये मेन वजूहात हैं, और हर चीज़ को फ़ौरन क्लाइमेट चेंज पे डाल देना जो है ना, वो अपनी मतलब है कि जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की एक वो जो है वो चीज़ है। वरना अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये आज की बात नहीं है क्लाइमेट चेंज की कि जी अचानक आ गया है। हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमें पता है, हमें पिछले 20 साल से पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज़्यादा इंटेंस होंगी। हमने क्या किया उसके बारे में? हमें पता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, हीट वेव्स आएंगी, हमने क्या किया उसके बारे में? हमें पता है कि शदीद सर्दी भी आएगी, हमने क्या किया उसके बारे में? और हमें यह भी पता है कि खुश्क साली के महीने जो हैं वो भी तूल पकड़ सकते हैं, हमने क्या किया उसके बारे में? हमारा कोई डेवलपमेंट मॉडल जो 2020 के बाद कंसीव हुआ है, कोई एक मॉडल भी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि वो क्लाइमेट कंपैटिबल
है और इन तमाम चीज़ों को सामने रख के बनाया गया है। सही। अगर 2010 के फ्लड्स को देखा जाए तो जहां पे लोगों के घर डूबे थे वहीं पे दोबारा बन गए। 2022 के फ्लड्स को देखें तो वो जो वीडियोस भी हैं उसकी तो बहुत सारी जो देखते हैं कि जहां पे होटल गिर रहे थे वहां पे दोबारा बन गए। अब जो कुछ मैंगोरा, स्वाद, बुनीर वगैरह के इलाकों में हुआ है उधर भी लोगों के घर जो हैं, मकानात, कारोबार वगैरह जो हैं वो पानी में डूबे हैं। और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं 2-3 महीने के बाद वहीं पे लोग उसी जगह पे वहीं पे अपनी दुकानें और होटल जो हैं वो दोबारा बना रहे होंगे। मतलब क्लाइमेट तो बेसिकली हमारे यहाँ पे सही सही ठीक है। मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है इस हवाले से भी मैंने आपसे सवाल करना है, लेकिन बिफोर दैट मरियम साहिबा, ये जो हम सुन रहे हैं आजकल कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हुआ, डॉक्टर हसन जो बात कर रहे हैं, इज़ इट दैट बैड के ह्यूमन इंटरवेंशन या हमारी नेग्लिजेंस, कोताही की वजह से ये सब नहीं हो रहा बल्कि इनेविटेबल फिनोमेना है? क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट पाकिस्तान का अगर देखा जाए, कार्बन एमिशंस देखे जाएँ तो वो तो इतने हैं ही नहीं जितना हम ये सब फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर आपको क्या लगता है कि आप अग्री करती हैं इस नैरेटिव से कि 70-80%, 90% कैजुअल्टीज़ कम हो सकती थी अगर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता या प्रेपरेशन होती हमारी वक्त से पहले? जी मैं कुछ हद तक बिल्कुल हसन साहब से एग्री करती हूँ। आप देखें कि ये एक बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपको पता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने मिशंस करनी है, दे आर नॉट गेटिंग बैक। और अभी ट्रम्प साहब की जब से हुकूमत आई है उन्होंने भी पेरिस एग्रीमेंट से वो निकल गए। तो जो मेजर उसमें फंडर थे फंडिंग के लिए पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, जो क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड और दुबई में जो फाइनलाइज हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड, कॉन्ट्रीब्यूट करना था डेवलपिंग ममालिक के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो वो उस तरह से शामिल कर नहीं रहे क्योंकि उनकी बाकी भी ममालिक की प्रायोरिटीज नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि दे विल एवर वांट कि आप जो है वो इस साइकिल से कभी भी निकल सके। लेकिन कुछ गलतियां जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं। आप देखें कि जब भी हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में नेगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान का वक्त जाता है तो वो उनके पास कोई आपको प्लान नजर नहीं आता। वो ये बताते हैं कि ये हमारे इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, ये हमारे डैमेजेस हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता कि हम इसके लिए क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर मिटिगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों को रीबिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक लॉसेस में आप देखें कि जो ह्यूमन लाइफ लॉस होता है, ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं, मेंटल हेल्थ इशू इन अफराद की वजह से पैदा होती हैं, उस पर बिल्कुल कोई अवेयरनेस, कोई बात नहीं पाकिस्तान में होती है। लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि एक हेल्थी सोसाइटी, एक हेल्थी माशरे के लिए आपको हेल्थी माइंड्स चाहिए। और आप रिसर्च के देखें दुनिया में, सॉरी पाकिस्तान में भी, कि ये जो कुदरती आफत होती हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स की कुछ स्टडीज हैं बाकायदा इसमें, कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो इन नशे की आदतों में पड़ जाते हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। लड़कियों के जो है वो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो काफी सारी गलतियां जो है वो हमारी हैं। आप देखें कि जो हमारे इदारे हैं इसको रिएक्टिव जो है वो मेजरमेंट्स हमेशा उनकी होती हैं। जब भी आफत आती है उसके बाद वो जागते हैं और लॉसेस जो है वो फिर हम गिन रहे होते हैं बैठे। आप देखिए मिसाल के तौर पर सिर्फ एनडीएमए की बात में करूं तो उसमें उनका रोल ये है कि उनको जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर्ली प्रिपेयरनेस पे काम करना है। कोई भी इवेंट आए उससे पहले आपने क्या करना है, मिटिगेशन में लॉन्ग टर्म आप क्या कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स। लेकिन वो करते उनका ज्यादा काम जर्नलिज्म का नजर आता है कि इतने नंबर ऑफ डेथ्स हो गए जी, ये है। उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को, कम्युनिकेशन या अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर नजर नहीं आता। इसी तरह स्पार्को आपका एक इंस्टीट्यूट है बाकायदा जो रिसर्च करता है, जो सैटेलाइट के डेटा को यूज करता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज उसका काम है करना। लेकिन हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन में कहीं भी बैठे हुए वो लोग नजर नहीं आते गाइड करते हुए कि किस तरह से करें। तो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे है, आप डिजर्व करते हैं, आपको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, दैट्स आवर राइट। लेकिन हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। मरीम साहब, कंपनसेशन की आप बात कर रही हैं ना, असद कैसर साहब ने अभी कहा कि 2022 के जो फ्लड्स आए थे उसके बाद जो मुस्तहिकीन के लिए इमदाद आई, वर्ल्ड बैंक से अरबों डॉलर लिए गए, उसका 1 रुपया भी उन तक नहीं पहुंचा। तो एक तो अंडर फंडिंग का इशू है रिसर्च में और रिलीफ एक्टिविटीज़ को लेके, और दूसरा ये जो इल्ज़ामात हैं कि ये ट्रिकल डाउन होता ही नहीं है इस सारी एड का, रिलीफ का जो बाहर से आती है, इसमें कितनी सदाकत लगती है आपको?
जी एब्सोल्युटली। आप देखें कि गवर्नेंस के इश्यूज और करप्शन के पाकिस्तान में तो हमेशा से ही ये इश्यूज रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद एनवायरनमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, बट क्लाइमेट चेंज ओवरऑल एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कराची खासतौर पर सिंध के इलाके आपको कंप्लेन करते फेडरल गवर्नमेंट से काफी नजर आते हैं कि उनको फंड्स नहीं दिए जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि फंड डिपेंड करता है कि आप फिर प्लान भी क्या बनाते हैं। एक काइंड ऑफ डिसकनेक्ट है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको इंस्टीट्यूशंस में नजर आता है। एक दूसरे से उनके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको जाती हुई नजर आती हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक बिग इशू है, लेकिन गवर्नेंस इज अ मेजर चैलेंज इन पाकिस्तान। इसकी वजह से आपको फंड्स जो तरह से यूटिलाइज होते नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर 2018 में वर्ल्ड बैंक ने हमें फंड्स दिए थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्मॉग को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के कुछ मिटिगेशन के लिए, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज थे। आप क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को देखें कि प्रीवियस टेन्योर में भी और कुछ करंट टेन्योर में भी उसका जो बजट था दैट वाज अंडर यूटिलाइज। जो इवन एलोकेट भी थोड़ा किया गया था उसको भी यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं किया गया था। तो राइट पर्सन का राइट जॉब से है वो भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेट आपकी चीजें बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो हमने रिलीफ एफर्ट्स की बात की उसमें वो सवात का वाकया जो बड़ा हॉरिफिक था, जिसमें एक फैमिली तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करती रही रेस्क्यू होने का, लेकिन वहाँ पर कोई पैराफर्नेलिया मौजूद नहीं था। उसका रिजल्ट हमने देख लिया। ज़ैनब साहिबा, ये जो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हैं मरीम साहिबा भी, कि ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके इफेक्ट्स को रिवर्स करना। लेकिन अगर दुनिया में राइट विंग गवर्नमेंट्स आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं क्लाइमेट चेंज कोई चीज़ होती ही नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करती ही नहीं है, और सबसे बड़े डोनर और जो फंड रेजिंग जो सबसे बड़ी होती है वो अमेरिका से ही होती है। क्योटो प्रोटोकॉल देख लें आप, पेरिस अकॉर्ड्स देख लें। तो अगर दुनिया की सोल सुपर पावर ये कह रही है तो फिर फ्यूचर क्या है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए? पैसे कहाँ से आएंगे, रिसोर्स कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक नैरेटिव को मैं चेंज करना चाहूंगी यहाँ पे। वो ये कि जिनेवा प्लेजेस जो 2022 के सैलाबों के बाद 10 बिलियन, नॉट एग्जैक्टली बट 10.987 बिलियन डॉलर्स की प्लेज हुई थी। जून 2025 में हमने उसका डेटा लिया कि कितनी डिसबर्स हो गई हुई है, तो उसमें से 546 मिलियन डॉलर सिर्फ 5% ग्रांट्स थी। 10 बिलियन डॉलर जो प्लेजेस हुई ना, जो लोग कह रहे हैं इतना पैसा आया और कहाँ गया, मैं उस पर बात कर रही हूँ। उसके अलावा बाकी सारे लोन्स थे, और उससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात क्या है कि सिर्फ 42% जो टोटल अमाउंट है वो डिसबर्स हुई है, और उस 42% में से भी 1.88 बिलियन डॉलर ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट की फॉर्म में हमें दिया गया है। एक्चुअल डिसबर्समेंट अगर हम काउंट करें तो वो 24.9% है। मुझे बताइए 24.9% में से कितना आप सैलाबी रिहैबिलिटेशन पे लगाया होगा 2022 में? बाकी तो लोन्स है, 5% ग्रांट्स के इसके सूबे को कितना कितना आप दे सकते थे। तो पहला तो ये नैरेटिव है कि हमें बहुत पैसा आया, बिल्कुल पैसा नहीं आया। ग्लोबल हिपोक्रेसी इज एट इट्स पीक, और राइट विंग गवर्नमेंट के आने के बाद नेटो में प्लेजेस हुए कि अभी रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस हुई कि हम 5% डिफेंस में नेटो में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे 2035 तक, जिसका मतलब ये है कि आपका डिफेंस बजट भी, वो ममालिक भी जो क्लाइमेट में इन्वेस्ट कर सकते थे या करते थे, अपना बजट डाइवर्ट उस तरफ करें। यानी कि क्लाइमेट चेंज दुनिया की प्रायोरिटी नहीं है। वो रिच कंट्रीज जिन्होंने ये कॉस्ट किया क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट जस्टिस के एस्पेक्ट को नहीं देख रहे। तो अभी जो आपका खैबर पख्तूनख्वा में मामला हुआ है, वो ग्लेशियर जो लेक आउटबर्स्ट फ्लड है गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पे ये हुआ है कि 7 से 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ा अचानक, उसमें नमी ज्यादा थी। नमी ज्यादा होने की वजह से HKH रीजन के ग्लेशियर, जो कि 2 साल पहले सर्जिंग ग्लेशियर थे, साइंटिफिक एविडेंस स्टडी है ये, वो अचानक पिघलना शुरू हो गए। जब वो पिघले, फिर पहाड़ों पे हमारी मिस गवर्नेंस कहाँ आई? हमने काट दिए जंगलात। जंगलात काटने से पहाड़ों से अचानक सैलाबी रेले नीचे आए, तो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी, और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी की ना, रिवर बेड पे तामीरात करते रहते हैं हम। हमने उन दरियाओं की गेट कंस्ट्रक्शन कर दी जो कि बने ही लैंडस्लाइड के उस पे थे। आप अतबा झील देख ले। फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? वहां कोई ग्लेशियर नहीं पिघले। वहां पे मसला ये हुआ कि हमें पता है क्लाइमेट चेंज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, क्लाउड बस्ट हो सकता है, जो आपके बाकी मेहमान भी बात कर रहे हैं। हमने वहां पे माइनिंग बेधड़क की है,
जंगलात बेधड़क काटे और जो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर, आपने बुनेर में देखा है क्या हुआ है, बड़े बड़े पत्थर, चिकनी मिट्टी, कीचड़ और गारा नीचे आया है। ये सारा इसलिए आया है कि दरख्त हमने छोड़े नहीं। जो आपके बिलियन ट्री सुनामी में दरख्त वहां लगे थे वो काट दिए गए, वो भी काट दिए गए हैं। ये डेटा 2 दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट में आया। सो जब दरख्त नहीं होगा, बैरियर नहीं होगा, तो वो बड़े पत्थरों को रोकेगा कैसे? वो तो आके आपके सर पे पड़ेंगे, मकानात तबाह होंगे, चाहे वो रास्ते में हो और ये वो जगह जो फ्लड प्लेन या किसी दरिया के रास्ते में नहीं है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। तो ये मामला हुआ। और अभी उसके ऊपर सोने पे सुहागा देखिए कि जहां जिन इलाकों में पानी जाहिर है सैलाबी रेले आया, उनके साथ सांप आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सांपों के काटे जाने के केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं और अस्पतालों में एंटी वेनम मौजूद नहीं है। ये हमारी मिस गवर्नेंस है। वहां पे एम्बुलेंसेस के टायर्स गायब हैं। कितनी पता नहीं 60 के 72 एम्बुलेंसेस हैं रेस्क्यू के लिए, वहां उनके टायर्स ही नहीं है। दिस इज आवर मिस गवर्नेंस। और जो सवात का वाकया आप कोट कर रहे हैं, वहां भी क्या हुआ था कि कौन रेस्क्यू करने आता, रेस्क्यू के पास कैपेसिटीज ही नहीं है। सो 18वीं तरमीम के बाद क्लाइमेट का सब्जेक्ट स्कैटर्ड है प्रोविंसेस ने। आप फेडरल गवर्नमेंट को कैसे पूछ सकते हैं जो इनको बजट एलोकेट होता है प्रोविंसेस को? अकाउंटेबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग किधर है? क्लाइमेट एक्शन प्लान कहाँ है? किसने सबमिट कराया अपना एक्शन प्लान या अपनी एमिशन रिडक्शन स्ट्रैटेजी? यू डोंट हैव एनी। सो जहां ग्लोबल हिपोक्रेसी है वहां हमारी अपनी भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मिसमैनेजमेंट जो है ये भी एक्सक्यूज़ जो हम दे देते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी हमें फ़ंड नहीं कर रही। अपना जो कंडक्ट है सूबाई हुकूमतों का वो भी क्वेश्चनेबल होना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हसन साहब, ये जो हम फंडिंग की बात कर रहे हैं वो तो एक तरफ, लेकिन 2018 में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए तकरीबन $200 मिलियन मिलते हैं पाकिस्तान को। उसके बाद में अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने के लिए $6 करोड़ दिए जाते हैं। 7 साल हो गए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमसे डेवलप नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ जापान की तरह के मुल्क हैं जो सुनामी से और अर्थक्वेक से बचने के लिए पूरे मुल्क का एक मैकेनिज़्म तश्कील दे चुके हैं। और चाहे 6 या 7 रिक्टर स्केल का वहाँ ज़लज़ला आ जाए, इतनी कैजुअल्टीज़ नहीं होती जितने हमारे यहाँ 2 दिन से फ्लड में हो जाती हैं। तो इस पर वार्निंग सिस्टम अगर ना बनाया गया, या टूरिस्ट अगर चले जाते हैं उनको बताता ही कोई नहीं है कि इस स्पेसिफिक टाइम में आपने नॉर्थ का विज़िट नहीं करना, तो इसका फिर मुतबादल क्या है? विफाक पे ब्लेम करते रहेंगे, विफाक सूबे पे करता रहेगा। जी मुज़म्मिल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर पहले करना है। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो हम जो अपना एक नैरेटिव लेके जाते हैं इंटरनेशनल डोनेशंस लेने के लिए कि जी हमारी एमिशंस 0.8% है। ये पहले कुछ अर्सा पहले तक 1% कहते थे, अब इसको किसी ने 0.8 कहना शुरू कर दिया। आई डोंट नो वेयर डज दिस नंबर कम फ्रॉम। लेकिन हमने ज़रा इस नंबर की थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी करनी है। हमारा जो एरिया है पाकिस्तान का वो दुनिया का 0.53% है। तो अगर हम 0.8% कर रहे हैं पोल्यूशन, तो इसका मतलब है हम अपने शेयर से ज़्यादा हैं ऑलरेडी। नंबर 2, दुनिया में 200 मुल्क हैं, अगर आप 0.8% कर रहे हैं तो भी आप अपने शेयर से ज़्यादा हैं। नंबर 3, आपके मुल्क में तो इंडस्ट्री है ही नहीं है, बराए नाम है। आपकी तो हर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बाहर से बन के आ रही है, गाड़ियों से लेके कॉमन पिन तक आपकी चीन से बन के आती है, कोरिया और जापान से बन के आती है। तो वो सारा कार्बन फुटप्रिंट तो वहां पे रह गया, लेकिन हम उस कार्बन फुटप्रिंट की मार्केट हैं। तो अगर हम अपना कार्बन फुटप्रिंट ठीक तरीके से सही अकाउंट फॉर करें तो ये हमारा बहाना बनता नहीं है कि हमारा 0.8 है तो वो जो है वो हसन साहब हमारे ऊपर जाता है। ये रिलेटिव नहीं होता इस तरह। तो ब्रिटेन को अगर देखा जाए तो उनका जो एरिया है जियोग्राफिकल वो तो बहुत कम है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की कार्बन एमिशंस को लेकर। मैंने सिर्फ एरिया की बात नहीं की, मैंने एरिया की भी बात की है। पॉपुलेशन पे भी आप आ जाए, आपकी पॉपुलेशन तकरीबन 3% से थोड़ी सी ज्यादा है दुनिया की, उसमें भी अगर आप 1% तक जा रहे हैं विद रॉन्ग अकाउंटिंग, क्योंकि आपका कार्बन फुटप्रिंट जो चाइना में रह गया कॉमन पिन बनने से लेकर गाड़ी बनने तक, वो कौन कैलकुलेट करेगा? तो अपनी अकाउंटिंग को ठीक करें तो आपको पता चलेगा कि हम इतने बड़े पोल्यूटर हैं दुनिया में जितने कोई बाकी हैं। तो ये बहाना नहीं है। कल को इससे पहले कि कोई आपको बताए, आपने इस चीज को फिक्स करना है। दूसरे नंबर पे हसन साहब, सॉरी टू कट यू, बट हमारा जो सोर्स है वो ऑटोमोबाइल एमिशंस हैं। फिर अगर इंडस्ट्री नहीं है तो जी ऑटोमोबाइल एमिशंस हैं, प्राइमरीली वही हैं। सही, ठीक है। अच्छा,
और वो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर हैं, जो उनकी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बाहर हो रही है, वो भी हमारे हिस्से में आनी चाहिए ना, क्योंकि हम मार्केट हैं उन मुल्कों की। दूसरे नंबर पे हमने इस चीज के तो इंडेक्स की बार बार बात की, जो क्लाइमेट इंपैक्ट का इंडेक्स है कि जी हम पहले वर्नरेबिलिटी में इतने नंबर पे आ रहे हैं, पहले 10 में आ रहे हैं, कोई कहते हैं पहले 5 में आ रहे हैं, कोई कहते हैं पहले नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस चीज की असेसमेंट पे गौर किया या करने की कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज का ये जो फिनोमिना है विच इज ब्रिंगिंग मोर वाटर एंड मोर एनर्जी इनटू योर लैंडस्केप, उससे हमें फायदा कितना हो सकता है? क्या किसी ने ये इंडेक्स बनाया कि वो मुल्क जो क्लाइमेट चेंज से फायदे में जाएंगे उनमें नंबर 1 नंबर 2 कौन है? आप ये देखें कि हर मुल्क जो है उसको नुकसान नहीं हो रहा, क्लाइमेट चेंज की बहुत सी चीजें आपको फायदा दे रही हैं। पानी ज्यादा हो गया आपका, व्हाट एल्स यू वांट? आपका पानी ज्यादा हो गया, पहले आपका पानी कम था, क्लाइमेट चेंज आपको ज्यादा पानी लेके आ रहा है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है फिर कैसे यूटिलाइज करेंगे? किसने आपको कहा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है? नहीं, देखिए स्टोरेज कैपेसिटी आपको किसने कह दिया कि नहीं है? सही, ये तो सिर्फ आपको डैम लॉबी कहती है कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। आपके एक्वेफर्स में 500 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा पानी स्टोर्ड है इस वक्त भी। अगर आप अपने सिर्फ रिवराइन कॉरिडोर्स को खोलें, पानी को उसका रास्ता वापस करें, उसमें से कंस्ट्रक्शन को निकालें और कॉरिडोर को मैनेज करें विद वेटलैंड्स एंड वेजिटेशन, ठीक, तो आपके यही सैलाब जो हैं, जो इस वक्त आपके लिए जहमत बने हुए हैं, ये आपके लिए रहमत बन जाते हैं। जब आपका कॉरिडोर बड़ा होता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, आपके एक्वेफर में रिचार्ज होता है और आपकी स्टोरेज बन जाती है। इसी तरह से जब आपका पानी का रास्ता खुला है, रिवर कॉरिडोर प्रॉपरली मैनेज्ड है, तो वो सैलाब जो है वो लोगों को खराब नहीं करता। और तीसरी चीज कि आपकी हीट वेव भी मिटिगेट होती है उस वेजिटेशन की वजह से जिसके जो आपकी रिवराइन कॉरिडोर्स में बनती है। और फाइनली जब आपके खुशसाली के महीने आते हैं तो ये इतनी बड़ी स्टोरेज है ग्राउंड वाटर की कि अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लॉइट करने की, तो आपका कोई शहर पानी के बगैर नहीं होगा। आपकी 90% आबादी आपके इन दरियाओं के विद इन 70 to 100 किलोमीटर है, ठीक। तो आपका कोई भी जो पानी का प्रोजेक्ट है वो 100 किलोमीटर की पाइपलाइन से ज्यादा का नहीं है, जो कि म्युनिसिपैलिटी के लेवल के ऊपर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो सकता है। तो आपको वो जो बड़े बड़े आप मॉन्स्टर खड़े कर रहे हैं पहाड़ियों में, जो वैसे ही साइस्मिक वेव्स की वजह से भी एंडेंजर है और वो क्लाइमेट कंपैटिबल भी नहीं है, आप उनसे निकल के पाइप सप्लाई के मॉडल के ऊपर आए, एक्वेफर से पानी टैप करें, तो आपके ये मसाइल जो है साइमल्टेनियसली और सिनर्जिस्टिकली सॉल्व होते हैं। आपका पानी की स्टोरेज का मसला, आपके फ्लड का मसला, आपकी हीट का मसला, ये सारे एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। और ये है कि अपने दरियाओं को खुला करें, उनके बीच में रिवराइन मैनेजमेंट करें, पानी को उसका रास्ता दें, और उसी से आपकी स्टोरेज भी होगी। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बजाय के कंक्रीट पोर करने वाले बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्ट्रक्चर पे हो, वो आपके उस वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम के ऊपर हो, जो कि बहुत चीप, बहुत इफेक्टिव और बहुत कम टाइम। मतलब आप ये कह रहे हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। इसमें मरीम साहिबा आपकी तरफ आता हूँ, ये जो बात की जा रही है, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी की, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है, और एक जो कार्बन क्रेडिट की बात होती है कि एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाए कि जिस मुल्क के एमिशंस कम हैं उनको वो कंट्रीज़ एक फ़ाइन दें या फिर टैक्स दें जो जिनके सरप्लस में जा रहे हैं एमिशंस। तो ऐसा कोई निज़ाम इन प्लेस हो तो ये जस्टिस, जिस क्लाइमेट जस्टिस की आप बात कर रही हैं, वो एग्जीक्यूट हो सकती है और ऐसा हो भी सकता है, और इज इट टू आइडियलिस्टिक टू से? सबसे पहले कैपेसिटी की बात है, खासतौर पर जो डैम्स ऑलरेडी आपके बने हुए हैं, होता ये कि वक्त के साथ साथ उसमें सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन की वजह से आपकी जो है वो एक तरह के, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट इन उर्दू, तो वो उसकी वजह से वो काई एक तरह की समझे कि जम जाती है, जिसकी वजह से जैसे तरबेला और मंगला में हो चुका है सिल्टिंग की वजह से। जी बिल्कुल, तो उसकी कैपेसिटी आपकी वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वाटर को स्टोर करने के लिए आई एम नॉट बिग फैन ऑफ डैम्स, क्योंकि बड़े बड़े डैम्स पाकिस्तान में हिस्ट्री आप उठा के देखें तो जो कम्युनिटीज हैं उनको डिस्प्लेस किया गया, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, इसके अलावा उनको मार्केट बेस पर कंपनसेशन नहीं दिए कि ग्रीवियंसेस आज तक लोगों में हैं। तो आपके बहुत सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आप क्लियर करते हैं, मशीनरी लेके जाते हैं, वो आपके हार्मफुल मेजर्स हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड एक तरीका तो ये है कि मिनी डैम्स आप बनाए जाएं। लेकिन फ्लड वाटर की जहां तक बात हो रही
रही थी कि उसको किस तरह एज अ रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका सबसे मेजर चैलेंज आपका इस वक्त पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। आपके पास एक सिंगल लैंडफिल साइट नहीं है। आप देखेंगे इस वक्त आपके फ्लड वाटर में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, आपका डोमेस्टिक वेस्ट भी है, आपका हॉस्पिटल वेस्ट तक उसके अंदर शामिल है। तो लोगों में डिजीजेस फैलने के काफी ज्यादा खतरे हैं, और इस पानी को अगर आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ट्रीटमेंट में आपके बहुत ज्यादा लागत आएगी। तो थोड़ा सा किबला मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में दुरुस्त करने की जरूरत है कि बेसिक मरियम साहब, इसके अलावा जो मैंग्रोव्स हैं उसका अगर हम उसकी हालत ज़ार देखें, कराची में, सिंध में, अर्बन एरियाज़ के अराउंड हमने तकरीबन 30-40% वाइप आउट कर दिया है कंस्ट्रक्शंस की वजह से, हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से। एक तो ये जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है ये कितना डिस्ट्रॉय कर रही है एनवायरनमेंट को? एब्सोल्युटली। आप देखें कि जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज है, सिर्फ आप कराची की आपने जैसे मिसाल दी, सिंध की मैंग्रोव्स उन्हीं इलाकों के इंडिजिनस स्पीशीज है, तो उसमें आप देखें कि 300 से अबव आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज इस वक्त ऑपरेशनल है सिर्फ कराची में। आप कराची से फिर बाहर निकले तो आपको और देखेंगे कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। कुछ तो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी हैं कि वो नो गो एरिया है, आप उस पर बात भी नहीं कर सकते आपके इंस्टीट्यूट जो करवाते हैं। तो एक तो ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये जो इंटीग्रेटेड जो है ना मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है, जिसमें आपके जो आबी ज़खायर और उसके जो इंस्टीट्यूट है वो मिलें, आपके जो जमीनी रिसोर्सेज और जो इंस्टीट्यूट है वो मिलकर बैठें और उसको इनकॉर्पोरेट आप करें। अर्बन प्लानिंग जो है खासतौर पर शहरों की आप देखें तो इस वक्त आपको कॉन्क्रीट कवर इस कदर ज्यादा है कि आपके ग्राउंड को पानी को एब्जॉर्ब होने की जगह ही नहीं मिलती, तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो दूसरा ये कि एक मैपिंग की थ्रू आउट द कंट्री आपकी एक मैपिंग की जरूरत है कि कौन से क्लाइमेट वल्नरेबल आपके हॉटस्पॉट्स हैं। 2010 के फ्लड के बाद तो दरिया सिंध के किनारे बिल्कुल आइडेंटिफाई जगह की गई थी, लेकिन सिर्फ मैपिंग करना जरूरी नहीं है। आप लोगों को मैपिंग करके बताएं कि ये जगह छोटे लोग कहाँ जाएंगे, उनकी जमीन एरिया रीलोकेट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को सेफ जोन्स आइडेंटिफाई करके दें, वहाँ सेटलमेंट की उनकी जो है वो कोशिश करें और उस पर रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें उनको रीबिल्ड करने के लिए। और पाकिस्तान जी, जिस तरह आप कह रही हैं एक अल्टरनेटिव हाउसिंग का फिर सिस्टम भी होना चाहिए ना। अगर किसी को ये बता दिया जाए कि आपके पास 48 घंटे हैं अपना घर छोड़ने के लिए और उसके अलावा मैनेज ना किया जाए उनको कि डिस्प्लेसमेंट होगी कैसे, तो बहुत बड़ा क्राइसिस आता है जिस तरह आ चुका है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। ज़ैनब साहिबा, ये क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है आज से 10-15 साल पहले इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, लोग नहीं जानते थे कि ये होता क्या है, और अब रिपीटेडली हम हर जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना हो या नॉर्थ में जो फ्लड आता है उसके पीछे रीज़न यही हम सुन रहे हैं कि यही रीज़न है। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए फॉर अ लेमैन, अ व्यूअर, कि ये होता किस तरह से है, क्या चीज़ इसको कॉज करती है और इसको प्रिवेंट करने की कोई ऑप्शन है या नहीं? देखिए, जब टेम्परेचर आपका एक्सीड करता है, गर्मी शदीद पड़ती है और अगर उस गर्मी में नमी का तनासुब ज़्यादा हो तो वो हवा जब सरफेस से थोड़ी वो गर्म हवा राइज करती है या ऊपर जाती है और ठंडी हवा से टकराती है, क्योंकि आपकी आबो हवा में लेयर्स होती हैं गर्म हवा की, ठंडी हवा की, तो वो टकराती है तो बादल फटता है। इसके अलावा 100 mm से ऊपर बारिश अगर चंद घंटों में हो जाए उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। पाकिस्तान के केस में मॉनसून का सिस्टम एक तो बे ऑफ बंगाल से जरा पहले दाखिल हो गया क्योंकि उसमें नमी बहुत ज्यादा थी और गर्म हवा का प्रेशर इतना था कि वो जल्दी सिस्टम एंटर हो जाता है। फिर जो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर ज्यादा था, आप देखें ट्विन सिटीज में पोटोहा रीजन में टेम्परेचर अगर 40 डिग्री था तो फील्स लाइक 51 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब यह है कि नमी बहुत ज्यादा थी। यही हाल आपके नॉर्थ में हुआ है। तो जब ये हवा ठंडी हवा से मिलती है और फिर आपके ऊपर मॉनसून का भी प्रेशर होता है तो वो क्लाउड बर्स्ट वहां हो जाते हैं। और ये सिर्फ इसी साल तक नहीं रहेंगे, आइंदा आने वाली बारिशें भी आपकी नॉर्मल बारिशें नहीं होंगी। क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करेगा क्लाउड बर्स्ट की फॉर्म में। तो ये जहां पे पहाड़ है, लेकिन एक और इसमें जस्ट लास्ट पॉइंट, जब पहाड़ों पे जंगलात होते हैं ना तो जंगलात अपना माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं, यानी अगर वहां बादल आते हैं तो जंगलात की वजह से थोड़े बरसते रहते हैं, फिर फैल जाते हैं, फिर बरसते हैं, तो वो क्लाउड बर्स्ट वहां होना नहीं चाहिए। यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि जंगलात नहीं है। ये सबसे बड़ा एविडेंस है क्लाउड बर्स्ट अगर पहाड़ों पर हो रहा। ठीक है। और ज़ैनब साहिबा, सोल्यूशन फेज पे अगर हम आ जाएं तो क्या लगता है आपको कि जो तकरीबन $30 अरब का नुकसान हमें कहा जाता है 2022 में हुआ,
अब दोबारा से हम यही चीज़ देख रहे हैं, तो क्या लीडरशिप से ये सवाल होना चाहिए? क्या लोगों को इसको टॉकिंग पॉइंट बनाना चाहिए? किसी को इलेक्ट करने से पहले, वोट देने से पहले ये पूछना चाहिए कि आप एनवायरनमेंट की जो प्रेजर्वेशन है उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो जज्बाती नारे या मेन स्ट्रीम की डिबेट है उसमें सिर्फ यही है कि कौन हक सच पे खड़ा हुआ है, कौन करप्ट है, कौन चोर है। एजेंडा किसी के पास नहीं है। अगला आपका एजेंडा ही यही होना चाहिए और कि आपकी गवर्नमेंट आपको एनवायरमेंटल डिजास्टर से कितना सिक्योर कर सकती है। खास तौर पे वो लोग जो इस वक्त इतना तबाह हो रहे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि आपको इलेक्ट करने से पहले अपने लीडर से पूछना चाहिए, आप वोट देते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स के लिए कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात, ऑन ग्राउंड हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल एडेप्टेशन प्लानिंग चाहिए, जहां कम्युनिटी लोकल विजडम हो, वहां पता होता है लोगों को कि कहां से रेले आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन सी इरिगेशन प्रैक्टिस से फायदा हो सकता है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है, वहां के लोगों को पता है, ये इंडिजिनस नॉलेज होता है, उनको शामिल करें। दूसरी बात, पहाड़ों की स्लोप जो है जहां जंगलात खत्म हुए हैं, स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस होता है जब आप स्लोप पर दरख्त लगाते हैं, टारगेटेड एफॉरेस्टेशन करते हैं, वहां पे ये कैंपेन लॉन्च करें, लेकिन कम्युनिटी को शामिल करके टास्क फोर्स बनाइए कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि हर कम्युनिटी में हर हॉटस्पॉट एरियाज को आइडेंटिफाई करके जहां पे मामला हैं वहां लोगों को एंगेज करके टास्क फोर्स बनाए। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 के मुताबिक आपका अपना क्लाइमेट चेंज फंड होना बहुत जरूरी है और उसको एस्टैब्लिश होना चाहिए, ताकि जो डोमेस्टिक क्लाइमेट फाइनेंस के सोर्सेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर से है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देती हूँ, 2022 में सैलाब जो थे वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आपके पास पहले नहीं आई थी, आपके लोकल लोगों ने हेल्प की थी, इदारों ने हेल्प की थी। वो टैप करें अपने डोमेस्टिक क्लाइमेट फाइनेंस को और यूटिलाइज करें उसको टारगेटेड एडेप्टेशन प्लानिंग के लिए। ये आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि पूरा पैकेज हो सकता है, एक इंटरवेंशन से हल नहीं होगा। फेयर इनफ। हसन साहब, ये जो फैक्ट्स बताते हैं कि बाय 2050 पाकिस्तान की 60% जो क्रॉप है वो वाइप आउट हो सकती है और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का इतना मसला पैदा हो जाएगा कि ऑफिशियली हम एक वाटर स्केर्स कंट्री बन जाएंगे। इस थ्रेट को रिकग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, तो पहले डिस्कोर्स, एक डिबेट होनी चाहिए इस पर कि अंदाज़ा हो पॉलिटिकल लीडरशिप को या फिर मैनेजमेंट को कि ये इतना गैर संजीदगी से डील करने वाला मसला अब रह नहीं गया, और सॉल्यूशंस फिर आप क्या देंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना है अभी हमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये मसला बहुत संजीदा है और इतने संजीदा मसले के ऊपर इस किस्म की गैर संजीदा रिपोर्ट्स में, जिसमें कि हमें डराया जाता है, हमें खौफजदा किया जाता है कि जी 2050 में ये हो जाएगा तो 2070 में ये हो जाएगा। अब इन चीज़ों का ज़माना नहीं रहा। अगर आपको याद हो तो 2018 में आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल एड्रेस में आपको कहा था कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा क्या करें, कंक्रीट पोर करें। अच्छा, ये इस तरह की लॉबीज हैं जो अपने एजेंडाज के तहत कौम को डराती हैं। एक दफ़ा 1989 या 90 में भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने काला बाग डैम ना बनाए तो 2010 तक पाकिस्तान आधा पंजाब और पूरा सिंध डेजर्ट बन जाएगा। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स इस तरह की जो है ना, इनको स्क्रूटनाइज करने की शदीद ज़रूरत है। और वो एक्सपर्ट्स जो ये रिपोर्ट लिखते हैं, मसलन वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने कहा था कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, उनको इस वक्त कटहरे में लाया जाए, क्योंकि उनकी इस रिपोर्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर तक बात गई, प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया गया और हमने गलत इन्वेस्टमेंट्स करा दी। वो इन्वेस्टमेंट्स जो अभी कंक्रीट पोर करने की गिलगित बल्तिस्तान में और स्वात में हो रही हैं, अगर वो क्लाइमेट रेजिलियंस पैदा करने के लिए की जाती बेस्ड ऑन 2020 10 फ्लड्स, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये गलत इन्वेस्टमेंट्स और गलत रिपोर्टिंग का और गैर संजीदा रिपोर्टिंग का मसला है। वो लोग कभी सामने नहीं आते जो ये रिपोर्टें लिखते हैं, लेकिन मीडिया में कहीं ना कहीं पे वो बात आ जाती है कि जनाब 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, 2050 में ये हो जाएगा और 2070 में ये हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी किसी किस्म की चीज पे हमें कान नहीं धरना चाहिए जब तक रिपोर्ट प्रॉपर साइंटिफिकली ना की जाए और जिसने रिपोर्ट लिखी है वो सामने आके फेस टू फेस बात ना करे, अपने आप को डिफेंड ना करे सही जो उसने काम किया। सही। अदरवाइज हम फिर उसी किस्म के घुन चक्कर में पड़े रहेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट गलत होती रहेगी, हम कर्जों में फंसते रहेंगे और लोगों को उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ था। जैसे 2018 से लेके अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ हमें, वो जो इन्वेस्टमेंट हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अभी तक की है। मतलब आप कह रहे हैं स्क्रूटनी जो है वो होनी चाहिए डाटा की भी। इस पे मरीम साहिबा, फाइनल टेक आपसे कि सॉल्यूशंस के तौर पे आप क्या रेकमेंड करेंगी कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में हमें चेंजेस करने, गवर्नेंस में करने?
जी सबसे पहले तो मुज़म्मिल साहब, हमें जो है वो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो हमारी है उसको अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, उसमें इंकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। और हमें समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो आपका इकोनॉमिक इशू है, हेल्थ इशू है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी में इंकॉर्पोरेट करने के एंगल उसमें है। इसके अलावा जो ज़ैनब साहिबा ने प्राइवेट सेक्टर की बात की, प्राइवेट सेक्टर में आपके बाकायदा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो है वो उनके फंड्स होते हैं बाकायदा, जो कानून के तहत उनको इन्वेस्ट करने होते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। आप लोकल कम्युनिटी को एंगेज करके लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की उनको जरूरत है। और जो ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से आप मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, बेस्ड ऑन एक्चुअल ग्राउंड स्टोरीज। सिर्फ आप फैक्ट, फिर सिर्फ फिगर्स लेके ना चले जाएं कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। आपने प्लान बना के दें कि हमें इधर रीबिल्ड करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए हमें इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए हमें ये बजट शीट्स हमारी बनी हुई है, आप हमें करें, दैट्स आवर राइट। और इसके अलावा जो हमारे मुल्क के अंदर भी सिर्फ क्लाइमेट पार्टीज की आप बात, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आप वेट ना करें, बल्कि आपके जो कॉन्सुलेट्स हैं मुल्क के अंदर, वो आपकी इसीलिए होते हैं कि वो कॉपरेशन और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके जो है वो ला सकें। तो उनके साथ आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपके पास फंड आ सके। लेकिन आपका बहुत एक अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में सिचुएशन ये भी है कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इसलिए भी नहीं होते क्योंकि गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर पूरे नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक शॉर्ट टर्मिज्म का मसला भी इसमें है, लेकिन फिल वक्त जो पॉलिसीज़ हमें चाहिए वो जामे और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।